Hi dear friends, welcome back to Parcham. My name is Piyush and we are discussing idioms and phrases के 250 most important questions या most repeated questions जो SSC या similar exams में कई बार repeat हुए हैं. इन क्वेश्चंस के थ्रू आप मेक श्योर कर सकते हो कि idioms and phrases के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल परफेक्टली कर पाओ. सो इस क्लास का यही मोटिव है, इस वजह से आप कोई भी क्लास को मिस मत करिएगा. 5 क्लासेस में वील बी कवरिंग 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट idioms and phrases and this is class number 3. तो पिछली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं, मेक श्योर कि आप उनको भी जरूर देखिए. उनमें जो क्विज क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स आप जरूर करिए और नेक्स्ट क्लास में पिछली क्लास के क्विज क्वेश्चंस के आंसर्स को जरूर चेक करिएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले लास्ट क्लास में जो क्विज क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स पे बात करते हैं. क्विज क्वेश्चंस के आंसर्स में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने था, द मेडागास्कर कूप अटेम्प्ट एंडेड इन अ फियास्को. फियास्को का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर. पूरी तरीके से जब कोई चीज फेल हो जाती है उसको फियास्को कहते हैं. तो इफ समथिंग इज एंडेड इन अ फियास्को, ऑप्शंस आर had no effect, was an utter failure, third says resulted in bloodshed, fourth says was a disaster. देखो fourth, third and first is out, second first are out, तीन ऑप्शंस गलत हैं. Second is was a utter failure, ये बिल्कुल परफेक्ट है. So it should be option number 2 that gets as the correct choice. नंबर 2 पे क्वेश्चन था हमारे पास में, he has too many irons in the fire. बहुत सारी चीजें एक साथ जैसे कहते हैं ना कि too much dish in one plate या इन वन प्लेटर, मतलब बहुत सारे काम एक साथ कंसिडर कर लेना. जिसको आप एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हो उसको बोलते हैं टू मेनी आयरन्स इन द फायर. ऑप्शंस में है इज एंगेज इन टू मेनी एंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम. ये आंसर यहीं पे मिल चुका है, बट लेट्स स्टिल रीड द अदर ऑप्शंस. हैज सेवरल प्रॉब्लम्स गलत है. हैज मेनी आइडियाज इन हिज हेड गलत है. हैज अ फायर बर्निंग कॉन्स्टेंटली इन हिज हाउस. फोर्थ, सेकंड और थर्ड वुड बी एलिमिनेटेड. क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे पास में था, he wanted to give Rita a surprise party but John let the cat out of the bag. To let the cat out of the bag का मतलब होता है सरप्राइज को रिवील कर देना. पहला है spoiled the party with a cat, गलत है. gave her a party himself, गलत है. थर्ड says told her about it unintentionally या prevented her from attending it, थर्ड हो जाएगा. गलती से उसके बारे में बता देना, मतलब सीक्रेट को गलती से रिवील कर देना या सीक्रेट को बता देना. So the only option is option 3 that fits with this idiom. So 1, 2 and 4 would be ruled out. ऑप्शन नंबर 3 वुड बी करेक्ट. चलिए फोर्थ पे आते हैं. फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हिज ब्लड रैन कोल्ड व्हेन ही हर्ड हिज अंकल वाज मर्डर्ड. ब्लड रैन कोल्ड क्या होता है? ही वाज फ्राइटेंड, ही वाज हॉरिफाइड, ही वाज डिस्गस्टेड एंड ही वाज डिप्रेस्ड. देखो सिचुएशंस तो सारी होंगी, बट ब्लड रनिंग कोल्ड का सीधा सीधा मतलब होता है टू बी फ्राइटेंड, एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, है ना. ब्लड रैन कोल्ड या कोल्ड ब्लडेड भी इसको कभी कभी बोलते हैं. सो ही वाज एक्सट्रीमली फ्राइटेंड हो जाएगा यहाँ पे आंसर. चलिए नंबर 5 था, This is so simple that even a man in the street can understand it. Man in the street मतलब जो साधारण आदमी या कॉमन आदमी जो स्ट्रीट पे है या जो कोई भी कॉमन आदमी है वो समझ सकता है, इसकी बात हो रही है. So man in the street signifies a common या ordinary person. First says an ordinary person, second says an illiterate person. देखो लिटरेसी का बात नहीं आएगा. Third says an unknown person. known है कि unknown चलेगा. A stranger definitely same बात ही हो गई. So it would be option number 1 that gets as the correct choice. क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. 6 क्वेश्चन कह रहा था, when we went to claim insurance for his car, the agent said he hadn't a leg to stand on. यहाँ पे एक्चुअली में he hadn't a leg to stand on, ये पूरा था. इसके बिना आंसर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. पहला है had been injured in an accident, was lame, did not have much hope of getting it, would have to wait for some time. देखो have a leg to stand on का मतलब या did not have a leg to stand on का मतलब क्या होता है? यहाँ पे had not a leg to stand on लिखा है. लेग टू स्टैंड का मतलब एक सपोर्ट हो गया. नॉट लग गया इसका मतलब है नहीं है कोई भी चीज एज अ सपोर्ट. ऑप्शंस में आपको नहीं वाले कॉन्टेक्स्ट के ही आंसर्स मिलेंगे. सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर 3 दैट इज डिड नॉट हैव मच होप ऑफ गेटिंग इट, राइट. सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर 3. चलिए क्विज में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अंडरलाइन बच गया था, बट मेक श्योर कि आप 6 का मीनिंग एग्जैक्टली समझ लीजिए. चलिए नंबर 7 पे, इट्स एज यूजुअल ही इज ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट. अब इसका मतलब ये होता है कि अपना गुणगान खुद से करना, मतलब अपने बारे में खुद से चीजों को बताना, लोगों के सामने अपनी खुद की क्वालिटीज को खुद से बताना. फर्स्ट इज रिफ्यूजिंग टू यूज एनीबडी एल्सेस ट्रम्पेट, दिस इज आउट. सेकंड सेज प्लेइंग अ ट्यून ऑन द ट्रम्पेट, दिस इज आल्सो आउट. थर्ड सेज प्रेजिंग हिमसेल्फ, परफेक्ट है. फोर्थ कह रहा है प्रेजिंग हिमसेल्फ एंड अदर्स. देखो अदर्स तक जा रहा है तो गलत हो जा रहा है, सिर्फ अपने आप को ही प्रेज करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है. फोर्थ वुड बी आउट.
क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है नरेश गोयल हैड टू स्टैंड ऑन हिज फीट वेरी अर्ली इन हिज लाइफ। अब जैसे कहते हैं ना अपने पैरों पे खड़े हो जाना, इसका मतलब होता है स्टेबिलिटी से, इंडिपेंडेंस से, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाना, अपने आप से कमाने खाने लगना, इसको बोलते हैं स्टैंड ऑन हिज ओन फीट। ऑप्शन ए है या ऑप्शन 1 है टू बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग, गलत है। टू बी इंडिपेंडेंट सही है। टू स्टैंड इरेक्ट गलत है। टू बी सक्सेसफुल गलत है। देखो सक्सेस का कोई एक्चुअली डेफिनेशन है नहीं, सो इट शुड बी सिंपली टू बी इंडिपेंडेंट, याद रखिए। 1, 3 and 4 would be eliminated. नंबर 9 आपके सामने था The possession of Jerusalem is a bone of contention between Israel and Palestine. और bone of contention मतलब ऐसी कोई चीज जो लड़ाई का रीजन बनी हुई है। ऑप्शंस में है a subject of peace गलत हो जाएगा। ऑप्शन एल ये इसका ऑपोजिट बता रहा है, a subject of trade, a subject of dispute and a subject of exports. It would be option number 3, that is a subject of dispute. चलिए नंबर 10 पे आते हैं। This says my friend turned a deaf ear to my tale of loss and refused to help me. पहला है paid no heed, went far away, दूर जाना नहीं होता है। थर्ड कह रहा है listen carefully, ऑपोजिट हो जाएगा, थर्ड इज ऑल्सो आउट। फोर्थ says turned his ear away, अपने कान दूर ले जाना, ये लिटरली मीनिंग नहीं बन पा रहा है। इट्स पेड नो हीड मतलब बात को अनसुना कर देना, पेड नो हीड मतलब ध्यान ही हटा लेना वहां से, ठीक है। सो पेड नो हीड वुड बी फिटिंग एयर बेस्ट। चलिए, सो दीज वर द आंसर्स टू दोस 10 क्वेश्चंस जो लास्ट क्लास में पूछा था। मेक श्योर आप इनको मैच कर लें एंड आपकी जो प्रोग्रेस है उसको मेरे को जरूर कमेंट्स में बताया करिए। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। एसएससी का कंप्लीट इंग्लिश कोर्स लॉन्च हो चुका है। जिन भी स्टूडेंट्स को कुछ भी प्रॉब्लम आता है रिगार्डिंग ग्रामेटिकल रूल्स, ग्रामर रूल्स में बेसिकली 50 गोल्डन रूल्स के फॉर्मेट में मैंने सारे रूल्स को क्लब कर दिया है। देखो रूल्स कैन बी 5000 और मे बी मोर देन दैट, लेकिन उसमें से कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जैसे एक्सेप्शनल रूल्स, उन्हीं पे बेस्ड मेजरली एग्जामिनर्स क्या करते हैं, क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। अब आपको सारे रूल्स तो आते होते हैं बट उसमें से एक्सेप्शनल रूल्स जो होते हैं शायद उन्हीं पे आपका फोकस नहीं रह जाता है, इसलिए आपको लगता है अच्छा ऐसे एरर निकलेगी, ये तो कहीं ना कहीं मुझे पता था। बट एक्सेप्शंस को अगर आप पॉइंट करके पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे होगे। सो एक्चुअली में पढ़ाई ऐसी ही करनी है। फॉर दैट यू कैन ग्रैब दिस एसएससी इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स, जिसमें कई सारे ऑफर्स भी आप अवेल कर सकते हो। कुछ नवरात्र के डिस्काउंट्स, कुछ रामनवमी के डिस्काउंट्स, बहुत सारे डिस्काउंट्स वहां पे अवेलेबल रहते हैं, आप जाके उसको ग्रैब कर सकते हो। दैट सूट्स बेस्ट एज पर योर नीड। इस कोर्स के जो फीचर्स हैं बेसिकली यू विल बी गेटिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स रहेंगी, कभी भी फ्लिप करके आप देख सकते हो। लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस के साथ में यू विल बी गेटिंग डिटेल पीवाईक्यूज के डिस्कशंस। सो दिस वाज ऑल जो आपको यहां से मिल रहा होता है, और साथ ही साथ बहुत इजी मेथड से मैंने ट्राई किया है आपको चीजों को समझाने का। सो गो एंड ग्रैब दिस डील। 50% तक के डिस्काउंट्स आप अवेल कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ भी क्वेरीज होती हैं यू कैन मेल योर क्वेरीज एट perchamclasses06@gmail.com और यू कैन कॉल अप व्हाट्सएप एट 9929507407। ठीक है, क्वेरीज व्हाट्सएप या कॉल पे रिजॉल्व हो जाएंगी। राइट, लेट्स गेट टू टुडेस क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 101 है टू टेक टू हार्ट। ऑप्शन नंबर ए है टू बी इनकरेज्ड, टू ग्रीव ओवर, टू लाइक और टू हेट। देखो जब भी कभी कोई दिल पे बात ले लेता है वो उसका बुरा मान जाता है ना, और इवेंचुअली वो मतलब रोने लग जाएगा या फिर किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा एक्सट्रीमली, तो ग्रीविंग वाली सिचुएशन वहां पे फॉर्म हो जाती है। सो इफ वी टेक समथिंग टू हार्ट, इनकरेज नहीं होगा, लाइक और हेट नहीं होता है, इट इज टू ग्रीव ओवर समथिंग, याद रखिए इसको। चलिए 102 पे आते हैं। दिस सेज योमैन सर्विस। अभी देखो योमैन ऐसा मान सकते हैं, योमैन जो होते थे वो राजा के दरबार में सबसे शाही नौकर जो थे तो उनको योमैन कहा जाता था। किसी एक ऐसी सभ्यता में योमैन बोला जाता था सबसे एक्सट्रीम जो या सबसे एक्सीलेंट जो फाइनेस्ट जो वर्कर्स होते थे उनको योमैन्स कहा जाता था या योमैन बोला जाता था। ह्यूमन सर्विस होगी तो कैसी सर्विस होगी? डेफिनेटली अगर राजा को सर्व किया जा रहा है तो डेफिनेटली दैट वुड बी एन एक्सीलेंट सर्विस। सो मेडिकल हेल्प नहीं, सोशल वर्क और हार्ड वर्क नहीं, इट शुड बी एक्सीलेंट वर्क, याद रखना। सो ह्यूमन सर्विस इज एन एक्सीलेंट वर्क। 103 पे आते हैं। दिस सेज टू कॉल इट अ डे, टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स, गलत है। टू वर्क थ्रू द डे, नन ऑफ द अबव। देखो फोर्थ, थर्ड और सेकंड बाहर है, इट शुड बी टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, मतलब जितना भी हो गया है अब आज के लिए पूरा बंद कर देना, या आज का हो गया इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम पहुंचते हैं we call it a day and the meaning is to conclude proceedings। जो भी आप काम धाम कर रहे हो उसको पूरा बंद कर दो कि आज के लिए बस इतना हो गया, ऐसे ये फिट हो जाता है। चलिए 104 पे आते हैं। दिस सेज अ डैम स्क्विब। स्क्विब का मतलब होता है एक छोटा सा फायर क्रैकर। स्क्विब का मतलब होता है फायर क्रैकर, फायर क्रैकर, इसको स्क्विब बोलते हैं।
डैम्प का मतलब क्या हो गया, भीग गया। मान लेते हैं दिवाली में पटाखा भीग गया, क्या वो फटेगा? नहीं, एकदम क्या हो जाओगे आप, डिसहार्टेंड हो जाओगे कि यार लो पटाखा भीग गया और फटा ही नहीं, उसके लिए धूप में डालना पड़ेगा। तो इफ समथिंग इज अ डैम्प स्क्विब, वो क्या हो रहा है, सब कुछ कंडीशन खराब हो जा रही है, बेकार सी कंडीशन हो जा रही है। ऐसे करके इसका मीनिंग आप याद रख सकते हो। फर्स्ट इज रेनी वेदर, नहीं, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, अ स्कर्ट इन अ लॉन्ड्री, नन ऑफ द अबव। सी ये तो बाहर हो जाएगा, रेनी वेदर भी नहीं, इट्स अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। मतलब आपने सोचा कि यार बढ़िया फटेगा, लेकिन वो डैम्प था या भीगा हुआ था तो फटा ही नहीं। तो डैम्प स्क्विब का मतलब है एक ऐसी चीज हो जाना जिसका रिजल्ट कैसा हो, डिसअपॉइंटिंग सा हो, जैसा एक्सपेक्ट किया हो उसका बिल्कुल ऑपोजिट सा रिजल्ट निकल जाए। चलो 105 पे आते हैं। दिस इज टू टेक समवन फॉर अ राइड। अब इसका मतलब होता है किसी को चीट करना या डिसीव करना। जब आप किसी को राइड के लिए ले जा रहे होते हो, मतलब इंटेंशन क्या होता है, उसको अपनी बातों में गुमराह करना या फिर उसको किसी तरीके से बहला फुसला देना। सो ये चीज एकदम जनरलाइज की गई है, हर तरह से ये चीज फिट नहीं होती, देयर आर एक्सेप्शंस एज वेल। तो मतलब सिर्फ राइड पे ले गए और गुमराह कर दिया, ऐसा हमेशा नहीं होगा। First says to give a right to someone, to deceive someone, to be indifferent and to disclose a secret. So when you take someone for a ride, you try to deceive someone. ठीक है, so ये सारे ऑप्शंस यहां से बाहर होते हैं। It would be to deceive someone. ठीक, चल 106 पे आते हैं। To move heaven and earth. अब हिंदी में जैसे बोलते हैं ना, आकाश पाताल एक कर देना, मतलब सारी पॉसिबल कोशिशें कर डालना, कुछ भी बचना ना, मतलब ये नहीं ट्राई किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ ट्राई कर लेना। इज टू मूव हेवन एंड अर्थ। टू कॉज एन अर्थक्वेक गलत है। टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, ये सेकंड वुड बी परफेक्ट। टू प्रे टू ऑल गॉड्स नहीं होगा। टू ट्रैवल इन अ रॉकेट, ये भी गलत हो गया। टू प्रे टू गॉड एक पर्सपेक्टिव से सही हो सकता है, लेकिन हर चीज पॉसिबल जो हो सकती है उसमें प्रे टू ऑल गॉड्स भी आ जाएगा। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। ठीक है, चलो 107 पे आते हैं। दिस इज टू स्मेल अ रैट। फर्स्ट इज टू स्मेल फाउल, टू सी अ रैट, टू चेज अ रैट एंड टू बी सस्पिशियस। देखो 2 और 3 तो बाहर हो जाएगा। स्मेल का मतलब हो गया लिटरली स्मेल करना, एंड टू बी सस्पिशियस मतलब कुछ भी कंडीशन में फिट हो सकता है। तो जनरलाइज तो हम लेते नहीं है, मतलब स्पेसिफिक तो हम लेते नहीं है, जनरलाइज ऑप्शंस हमेशा फिट होते हैं। इट वुड बी टू बी सस्पिशियस। व्हेन यू स्मेल अ रैट यू थिंक दैट देयर इज समथिंग फिशी, है ना, मतलब सस्पिशियस हो जाना कि यार कुछ तो गड़बड़ है, वैसा ही। 108 कह रहा है हमारे पास में टू बी ऑल एट सी। अब मान लेते हैं ये एक सी है और इसमें इकलौते यहाँ पे आप हो, चारों तरफ आपको कुछ नहीं दिख रहा, ना हवा चल रही ना कुछ भी हो रहा है, अब स्टार्स भी नहीं है, अब क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन वाली स्टेट हो जाएगी। तो व्हेन समबडी फील्स द सिचुएशन ऑफ एट सी या ऑल एट सी, वो क्या हो जाएगा, एकदम कंफ्यूज सा सिचुएशन, परप्लेक्सिटी वाला सिचुएशन हो जाना। तो अब फैमिली वॉइस गलत है। लॉस्ट एंड कंफ्यूज, दिस इज परफेक्ट। थर्ड सेज इन द मिडल ऑफ द ओशन, लिटरल मीनिंग्स नहीं लेते हैं, स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड्स भी गलत है, इट शुड बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए 109 पे आते हैं। टू बाइट द डस्ट, धूल चटा देना किसी को, तो दुश्मन को धूल चटाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हार जाना, है ना। बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है, हार जाना। सो समबडी हु बाइट्स द डस्ट हैज लॉस्ट द बैटल। ठीक है, फर्स्ट इज ईट वोरेशियसली, गलत है। सेकंड सेज हैव नथिंग टू ईट, गलत है। ईट रूट्स, गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, एंड द मीनिंग इज टू बी डिफीटेड, याद रखिएगा। 109 के बाद 110 पे चलते हैं। टू डाई इन हार्नेस, इसका मतलब होता है, हार्नेस का मतलब होता है फंक्शन करते करते या काम करते करते। मान लीजिए कोई आदमी है वो अपनी जॉब में ही है और उसी के ड्यूरेशन में उसकी डेथ हो जाती है, सो क्या बोलेंगे, ही डाइड इन हार्नेस, मतलब काम करते करते किसी की डेथ हुई है। फर्स्ट कह रहा है प्रीमेडिटेटेड मर्डर, dying young in an accident, to die while in service, to be taken by surprise, it would be option number 3, that is to die while in service। ठीक है, चलो 111 पे आते हैं। दिस इज टू फेदर वंस नेस्ट, मतलब अपने बेनिफिट्स के लिए काम करना, अपने नेस्ट को पहले फेदर कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, अपने बेनिफिट के लिए काम करना, सिंपल सा, मतलब थोड़ा सा इगोइस्टिक होकर सोचने वाला यहाँ पे मीनिंग लिखना चाहिए। फर्स्ट इज टू मेक अ रेजिडेंशियल हाउस समथिंग दैट लास्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे एंड नन ऑफ द अबव। सी डिसऑनेस्ट वे का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ऑनेस्टी से सारा काम ना करना। डिसऑनेस्ट का मतलब अपने बेनिफिट के बारे में सोचने वाला भी कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बन जाएगा। सो वी वोंट गो विद द अबव। टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे, मतलब कुछ भी डिसऑनेस्टी दिखा के अपना प्रॉफिट गेन कर लेना। दिस इज टू फेदर वंस कैप या वंस नेस्ट, सॉरी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट्स टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे। चल 112 पे आते हैं। Now this says he and his friends are sailing in the same boat, मतलब क्या होता है, सेम सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, वो अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है। सो वी वोंट गेट बायस्ड कि सब अच्छा अच्छा चल रहा है या सब बुरा बुरा चल रहा है। एनी सिचुएशन बोथ ऑफ देम आर फेसिंग इन द सेम वे। ठीक है, फर्स्ट इज सेलिंग टुगेदर इन द सेम बोट, लिटरल मीनिंग्स नहीं कंसीडर करते हैं, फर्स्ट वुड बी आउट। सेकंड देखो, शेयरिंग द फाइनेंशियल एंड सोशल कंडीशंस, ठीक है। थर्ड सेज बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, फिर से ये बायस्ड हो गया। फोर्थ इज गेटिंग रिड ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन, फिर से बायस्ड हो गया। कौन से वाले पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2, शेयरिंग द फाइनेंशियल एंड सोशल कंडीशंस। ठीक है, ये ऐसा आंसर है, इस वजह से इस पे जाएंगे।
113 says to be successful in today's world we require the gift of the gab. गैब का मतलब होता है बोलना, तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब हो गया कोई बहुत अच्छा वाक्य है जो सबको कन्विंस कर देता है अपनी बातों में, तो बोल सकते हैं ही हैज गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैप। याद रखिएगा। पहला है एबिलिटी टू स्पीक वेल, परफेक्ट है। गुड इंटरपर्सनल स्किल्स यहाँ पे नहीं जाएंगे, सिर्फ बोलने चालने वाली बात पे है, सो वन वुड बी बेटर। फिलहाल थर्ड पे जाते हैं, डिवाइन हेल्प एंड गाइडेंस, गलत है ये, तो अभी बेस्ट हो गया। फोर्थ इज अ फियर्स कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, बिल्कुल बाहर। सो द ओनली वन दैट सूट्स वुड बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज एबिलिटी टू स्पीक वेल। चलिए 114 पे आते हैं। कह रहा है टू लूज ग्राउंड, इसका मतलब अपनी पॉपुलैरिटी को खो देना। लूज ग्राउंड मतलब पॉपुलैरिटी को खो देना। पहला कह रहा है टू बिकम लेस पावरफुल, टू बिकम लेस पॉपुलर, टू लूज फाउंडेशन एंड टू बी विदाउट अ लीडर। इट वुड बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज टू बिकम लेस पॉपुलर। अब यहाँ पे पावरफुल नहीं होगा, फाउंडेशन भी नहीं होगा, टू बी विदाउट अ लीडर ये भी गलत है। इट शुड बी टू बिकम लेस पॉपुलर, एंड इफ समबडी गेन्स ग्राउंड ही बिकम्स मोर पॉपुलर, ऐसे याद रखिएगा। चलो 115 पे आते हैं। दिस इज टू मेक वंस ब्लड बॉइल, अभी खून खौल जाना, बिल्कुल खून उबल जाना, ऐसे बोलते हैं ना। फर्स्ट ऑप्शन है टू मेक समबडी फ्यूरियस, सेकंड से टू डेवलप फीवर। अब याद देखो खून उबल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि लिटरली फीवर हो रहा है, ये गलत है। थर्ड से टू गेट एक्साइटेड, नहीं, एक्साइटमेंट में खून उबलता नहीं है। टू मेक समबडी नर्वस, अब नर्वसनेस में भी खून नहीं उबलेगा। ओनली ऑप्शन दैट फिट्स हियर वुड बी टू मेक समबडी फ्यूरियस, मतलब बहुत ज्यादा सनकी, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्से में एक्सट्रीम पे पहुंच जाना, उसको बोलते टू मेक समबडी फ्यूरियस, और यू कैन से ब्लड बॉइल। चलिए 116 पे आते हैं। इट सेज टू स्पीक वंस माइंड, इसका जनरल मतलब होता है अपना जो भी टेम्परामेंट है जनरली नेगेटिव उसको एक्सप्रेस कर देना। तो ये मोस्टली अपना गुस्सा या फिर जो किसी को डांटना फटकार लगाना इस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, बट नॉट एवरी टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम ये डांटने फटकारने के कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट गलत है। टू थिंक अलाउड गलत है। थर्ड सेज टू टॉक अबाउट वंस आइडियाज एंड टू एक्सप्रेस वंस थॉट्स। अब यहाँ ये वाले को ही हम ले सकते हैं, याद रखो यहाँ पे क्या होता है, टू एक्सप्रेस वंस थॉट्स, जो भी आपकी बातें हैं उसको एक्सप्रेस कर देना, ठीक है। टॉक अबाउट वंस आइडियाज नहीं, टॉक नहीं, सिर्फ एक्सप्रेस कर दो। जैसे मान लो गुस्सा आ रहा है उसको कर दिया, बहुत खुश हो गए, इस जनरली इस हिसाब से ये ईडियम यूज नहीं होता है, नेगेटिव ही इसको कोनोटेशंस दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे ये न्यूट्रल सा सेंटेंस लिखा है। चलो 117 पे आते हैं। टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, क्या बोल रहा है, राई का पहाड़ बना देना, मतलब छोटी सी चीज को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर देना, ठीक है। चलो फर्स्ट टू मेक एडवांटेज ऑफ अ स्मॉल थिंग, टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग्स, परफेक्ट है ये। सेकंड टू गेट इनटू ट्रबल, गलत है ये। थर्ड भी आउट है, फर्स्ट भी आउट है। फोर्थ इज टू सी अ थिंग विद प्रेजुडिस माइंड, फोर्थ भी गलत है। क्या हो जाएगा सेकंड, टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा महत्व दे देना या बहुत बढ़ा चढ़ा के उसका इंपॉर्टेंस बना देना या बतंगड़ बना देना सिंपली। चलो 118 पे आते हैं। दिस सेज हैंड एंड ग्लव, अब ये लिया गया है एक्चुअली में जब पहले के टाइम पे या अभी भी ऐसा ही करते हैं, जैसे डॉक्टर्स में कोई अप्रेंटिस कर रहा है तो ऐसा बोलते हैं कि जब तक हैंड ग्लव में नहीं डाल के ऑपरेशन शुरू नहीं करोगे खुद से, सिर्फ देख देख के समझ नहीं आएगा या देख देख के चीजें नहीं आएंगी। सो हैंड एंड ग्लव का मतलब क्या होता है, किसी से बहुत ज्यादा यूज टू या फ्रैंक हो जाना या फिर किसी के साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो जाना, इस हिसाब के इसके मीनिंग्स निकलते हैं। फर्स्ट इज इन क्लोज रिलेशनशिप, नॉन कोऑपरेटिव, क्रिटिकल एंड ऑन बैड टर्म्स। देखो ये तीनों तो बाहर हो गए जस्ट बिकॉज नेगेटिव है। इट वुड बी ऑप्शन नंबर 1 दैट सेज इन क्लोज रिलेशनशिप। आई होप दिस इज क्लियर। 119 पे आते हैं। दिस इज टू ऐड फ्यूल टू द फायर, अल्टीमेटली कोई बुरी चीज है उसको और ज्यादा भड़का देना या और ज्यादा बेकार कर देना। फर्स्ट इज टू मेक मैटर्स ब्राइट, टू कॉज एडिशनल एंगर, टू ब्राइट मैटर्स टू अ कंक्लूजन, टू स्टार्ट अ रिवोल्ट। देखो फोर्थ गड़बड़ है। थर्ड टू ब्रिंग मैटर्स टू अ कंक्लूजन, नहीं खत्म नहीं हो रहा है। टू मेक मैटर्स ब्राइट, सिर्फ ब्राइट नहीं करना है, क्या कर रहे हैं, टू कॉज एडिशनल एंगर, मतलब पहले से ही गुस्सा था और एडिशनल एंगर मतलब और ज्यादा भड़का दिया। तो आग में घी डालना इज व्हाट, टू ऐड फ्यूल टू फायर। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर 2 दैट सूट्स बेस्ट। 120 पे आते हैं। कह रहा वेयर एंड टेयर, जैसे मान लो कोई शर्ट है, मान लीजिए मैं ये शर्ट है इसको बार बार पहन रहा हूं, अभी अल्टीमेटली क्या होने लगेगा, वेयर एंड टेयर आने लगेगा। तो मतलब डैमेज जो छोटे मोटे पहनने की वजह से होते हैं या यूज करने की वजह से होते हैं उनको वेयर एंड टेयर बोला जाता है। ऑप्शन है अ ब्रांड नेम, डैमेज, लॉट ऑफ सॉरो, अ वार्निंग। कौन सा हो जाएगा, लॉट ऑफ सॉरो, अ ब्रांड नेम और वार्निंग गलत हो जाएगा। इट वुड बी ऑप्शन नंबर 2 दैट इज अ डैमेज, दैट टू स्पेसिफिकली कॉज्ड बाय यूजिंग थिंग्स या यूजिंग आइटम्स। चलिए 121 पे आते हैं। द क्रिमिनल वाज pardoned at the 11th hour just as he was about to be hanged। देखो at 11th hour कंसिडर करो, घड़ी में टोटल जो टाइम जो विजिबल टाइम होता है वो होते हैं 12 घंटे। इसमें 11th क्या माना जाता है, लास्ट, उसके बाद क्या होगा 12 होगा और वापस ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। सो 11th आवर बोला जाता है लास्ट मोमेंट को, इस वजह से एट 11 आवर इज द लास्ट मोमेंट या फिर एकदम अल्टीमेट मोमेंट पे होना। पहला है एट 11 o'clock, गलत है।
सेकंड से सडनली, ये भी गलत है. थर्ड से एट द वेरी लास्ट मोमेंट, परफेक्ट है. लास्ट इज एट मिडनाइट, ये भी गलत है. एट मिडनाइट इज कंसिडर्ड स्पेसिफिकली एट 12, सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर 3 दैट गेट्स करेक्ट. एट द वेरी लास्ट मोमेंट, है ना, उसके बाद में फिर 12 बज जाता है. चलिए नंबर 122 पे आते हैं. ही स्पोक वेल दो इट वाज हिज मेडन स्पीच. मेडन का मतलब होता है फर्स्ट, मेडन का मतलब होता है फर्स्ट. सो मेडन स्पीच कौन सा हो गया? फर्स्ट स्पीच. पहली बार जब कोई स्टेज पे बोलने आता है उसको मेडन स्पीच बोलते हैं. लॉन्ग स्पीच गलत है, ब्रीफ स्पीच भी गलत है. फर्स्ट स्पीच इज करेक्ट. इमोशनल स्पीच देखो, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट वुड बी आउट, इट वुड बी थर्ड, दैट इज फर्स्ट स्पीच. ठीक है. 123 पे आते हैं. दिस सेज मोस्ट पेरेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. मतलब क्या होता है? दोनों एंड्स मीट का मतलब क्या है? महंगाई में गुजारा करना भी मुश्किल है ना. जनरली यहाँ पे ये बोला जा रहा है. टू लीड अ लैविश लाइफ, टू लिव विद इन वंस इनकम. देखो लैविश लाइफ तो बहुत एक्सट्रीम पे हो गया. टू लिव अ माइजरली लाइफ, टू लीड अन एक्टिव लाइफ. सी, most parents find it difficult to make both ends meet because of inflation. To live within one's income. अब अपनी इनकम में ही रहना ही काफी मुश्किल होता है लोगों के लिए, तो lavish तक नहीं जाएंगे. So if somebody is making both ends meet, he is simply living या try to live in the amount of income that they earn. Simply मतलब सिर्फ गुजारा करने की बात होती है. माइजरली मतलब बहुत गरीबी की लाइफ कोई नहीं जीना चाहेगा, तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं कि बहुत माइजरली लाइफ का बहुत इंटेंशन है जीने का. इस वजह से थर्ड वुड बी आउट एंड फोर्थ इज सेंसलेस. एक्टिव लाइफ गलत है. 124 says the two famous writers crossed swords with each other on every issue. Cross swords का मतलब क्या होता है? मान लीजिए जैसे राजा के दरबार में जाना है, अगर स्वर्ड्स ऐसे हैं यानी कि आप अलाउड है. अगर क्रॉस स्वर्ड्स हो गई यानी कि आपके आइडियाज एक्सेप्टेड नहीं है या आपको मना किया जा रहा है वहां जाने के लिए, या फिर हमेशा नेगेटिव वाले नोटेशंस में जो भी ऑप्शंस होंगे उन पे ही हम सोचना शुरू करेंगे. पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं है. फर्स्ट इज फॉट फिजिकली गलत है. क्रॉस द रोड ऑन मीटिंग गलत है. टुक डिफरेंट रूट्स गलत है. और डिसएग्रीड बिल्कुल सही है. सो 1 2 3 वुड बी आउट. इट्स डिसएग्रीड, है ना. यहाँ पे फिलहाल दे आर क्रॉसिंग स्वर्ड्स, दैट मींस दे आर डिसएग्रीइंग ऑन एवरी पॉइंट दैट दे आर डिस्कसिंग. चलिए 125 says the traffic came to a standstill after the heavy downpour of rain. Complete halt, accident spot, diversion and confused disorder. Fourth, third and second would be out. It should be option number A, that is complete halt. पूरी तरीके से रुक गया है, कंप्लीट, है ना. स्टैंड स्टिल मतलब एकदम जैसे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल मूवमेंट नहीं शो होती है, उस हिसाब से जब भी कुछ होता है उसको बोलते हैं स्टैंड स्टिल. एंड द मीनिंग रेफर्ड इज कंप्लीट हॉल्ट. हॉल्ट का मतलब रुक जाना. चलो 126 पे आते हैं. ठीक कह रहा है इवन दो द न्यू क्लर्क वाज गिवन अ डिफिकल्ट टास्क ही रिमेन्ड कूल एज क्यूकम्बर. मतलब ज्यादा लोड ही नहीं लगा. अच्छा हो रहा है ठीक है, बुरा हो रहा है ठीक है, ऐसा. कूल एज अ क्यूकम्बर ईडियम है. क्या मीनिंग निकलता है? नॉट नर्वस नॉट इमोशनल. सेकंड इज कॉट कोल्ड, वाज हैप्पी, वाज स्केयर्ड. देखो फोर्थ बाहर है, थर्ड बाहर है, ना थर्ड फिट हो पाएगा ना फोर्थ फिट हो पाएगा. सेकंड भी बाहर है, कॉट कोल्ड. इकलौता एक तरफा बात कर रहा है. नॉट नर्वस और इमोशनल क्या हो जाएगा? फर्स्ट. नॉट नर्वस और इमोशनल, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा उसको, ना नर्वस है ना इमोशनल है, मतलब जैसा चल रहा है वैसा ही चलने जाएगा. So if somebody is as cool as a cucumber, he is neither nervous nor emotional. चलो 127 says the car broke down just as it reached the edge of a cliff. It was indeed a close shave. क्लोज शेप का मतलब होता है बाल बाल बचना. हिंदी में बाल बाल बचना बोलते हैं. जैसे मौत को छू के टक से वापस निकल जाना, क्या होता है? बाल बाल बच जाना. अगर आपने कभी हाईवे राइडर खेला हो, उसमें क्या होता है? एक ऐसे ट्रक चल रही होती है, आपके पास यहाँ पे बाइक होती है, आपको बिल्कुल यहाँ से क्लोज निकलना होता है ना. जितना ज्यादा क्लोजली निकलेंगे उतना ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर इसमें आप टच हो गए तो अल्टीमेटली वापस गेम स्टार्ट हो जाएगा. मतलब यहाँ पे काम हो गया. सो अ क्लोज शेप का मतलब है बिल्कुल क्लोजली निकल जाना, बहुत कम मार्जिन से निकल जाना. ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट इज टू शेयर वंस ब्रांड, वेरी रिस्की, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर एंड टू बी हैप्पी. कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बाल बाल बच जाने वाली सिचुएशन. और नैरो एस्केप भी बोलते हैं. सो नैरो एस्केप भी इडियम है, अ क्लोज शेप भी इडियम है, दोनों का मतलब सेम ही है. चलिए 128 पे आते हैं. दिस सेज his position in the company was on the brink of disaster. brink का मतलब होता है किनारा. at the top of, at the point of, on the side of and on the back of. it should be on at the point of disaster. मतलब बिल्कुल डिजास्टर या फिर ऐसा है कि बिल्कुल अभी तब है कि कभी निकाल दिया जाएगा. so that would be on the brink of का मतलब at the point of, exactly उसी चीज के किनारे पे होना. चलो 129 says the police caught the thief red handed. अभी जुर्म करते टाइम ही पकड़ लेना, उसको बोलते हैं कैच या कॉट रेड हैंडेड. ठीक है. ऑप्शंस देखिए. इन अ रेड यूनिफॉर्म, ये तो सेंसलेस है. सेकंड सेज विद ब्लड इन हैंड्स. अब ओरिजिन हमेशा स्कॉटलैंड में ये ओरिजिन हुआ था इसका. 13th सेंचुरी या 15th सेंचुरी की बात है ये. उस टाइम पे ये ओरिजिन इसी हिसाब से हुआ था. उस टाइम पे ब्लड लगे थे जब हैंड्स में, तभी ये पॉपुलर था. लेकिन अब इसका मीनिंग जनरलाइज्ड है, तो इस वजह से अब इसका मीनिंग हम ये नहीं ले सकते हैं. जब ओरिजिन हुआ था तब ऐसा ही था. Third says at the time of committing the crime. Now this is the perfect choice.
फोर्थ इज आफ्टर रीडिंग द रूल्स, गलत है ये, रूल्स पढ़ने के बाद नहीं, इट शुड बी ऑप्शन नंबर 3। 130 पे आते हैं। नंबर 130 says I was so disappointed when my close friend left me in the lurk। lurk का मतलब होता है problematic situation। तो अगर कोई दोस्त आपका leaving you in the lurk, इसका मतलब है मुसीबत की घड़ी में छोड़ के चला गया है, तो मतलब वो एक्चुअली में आपका दोस्त नहीं है। First says went away without waiting for me, helped me in difficult times, abandoned me when I needed help, third would go best, stopped helping me in emergency। देखो, छोड़ के चले जाना, stopped helping me मतलब पहले हेल्प कर रहा था, अब छोड़ दिया इमरजेंसी में, ये गलत है। फोर्थ बाहर, सेकंड बार, फर्स्ट बार, इट वुड बी ऑप्शन नंबर 3 दैट सूट्स बेस्ट, abandoned me when I needed help। तो जब जरूरत पड़े तब छोड़ के चले जाना is to leave somebody in the lurk, LURCH। चलिए 131 पे आते हैं। कह रहा है some people do not grease anybody's palm or any account, bribe, flatter, cheat and fight। देखिए, आपने सुना है कभी कि जैसे हाथ में खुजली हो रही पैसा आएगा, ये इसका ओरिजिन क्या है? पहले क्या होता था, जो सोने के चांदी के सिक्के हुआ करते थे, अगर ये लिटरली फैक्ट है कि अगर आपके हाथ में या पाम में खुजली हो रही है, यू टेक अ मेटल, यू रब इट एंड दैट इज गॉन। ये सच में होता है। तो पहले के टाइम पे क्या करते थे लोग, डायरेक्टली वो क्या रिश्वत नहीं मांगते थे, वो जैसे किसी का कोई भी काम करवाना है राजा के दरबार में, तो जो मंत्री होते थे वो कहते थे हाथ में बड़ी खुजली हो रही है, तो सामने वाला समझ जाता था कि सोने की मुद्राएं इनके हाथ पे रखनी है, तभी ये हमारा काम कराएंगे। तो ये जेस्चर बहुत कॉमन हो गया ब्राइब के लिए। तो ग्रीस द पाम, इसको यहाँ पे इचिंग पाम भी बोलते हैं। ग्रीस द पाम जनरली किस लिए कहते हैं कि मतलब रिश्वत रखो मेरे पाम पे, तब मैं आगे काम कराऊंगा। दिस वाज ओरिजिनेटेड फॉर ब्राइब एंड सो इट हैज द मीनिंग ऑफ ब्राइबरी। तो इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे फ्लैटर, चीट और फाइट का सेंस नहीं है। चलिए 132 पे आते हैं। दिस इज टैगोर वाज अ मैन ऑफ लेटर्स। ऐसा आदमी जिसको लिटरेरी नॉलेज बहुत है, लिटरेरी का मतलब होता है जो फिलोसफी और लिटरेचर इन सब की नॉलेज जिनको बहुत होती है, उनको मैन ऑफ लेटर्स कहा जाता है। ऑप्शंस में अवॉइड कॉन्टैक्ट्स गलत है, एंड एक्सीलेंट लेटर डिक्टेटर, सिर्फ लेटर डिक्टेट कर रहे हैं, नहीं, लिटरेरी का पूरा कॉन्टेक्स्ट है, सिर्फ लेटर का नहीं। अ ग्रेट राइटर ऑफ लेटर्स, फिर से यही स्पेसिफिक हो गया। सो 1 2 3 वुड बी आउट। थर्ड फोर्थ देखते हैं, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट। नाउ दिस इज गुड टू गो, फोर्थ ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। 133 पे आते हैं। नंबर 133 says it was a red letter day in the history of the world। लेटर डे क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट दिन। अगर आप देखो ना तो कैलेंडर में जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, जिस दिन छुट्टियां होती है, वो हमेशा रेड कलर से लिखा होता है। रेड कलर आपने देखा है, उससे लिखा होता है जब भी कैलेंडर आप देखोगे तो मतलब जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उसको किससे मार्क करते हैं? रेड लेटर से। सो अगर कोई डे रेड लेटर डे है यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट वाला डे होगा या इंपॉर्टेंस वाला डे होगा। देखो, अ डे विद ब्लड शेड गलत है। अ डेंजरस नोट अबाउट द डिस्ट्रक्शन गलत है। अ डे मेमोरेबल फॉर सम जॉयफुल इवेंट। अ डे विद लव एंड वार्मथ। देखो, फोर्थ गलत है, फर्स्ट और सेकंड गलत है। थर्ड ले सकते हैं, अ डे मेमोरेबल फॉर सम जॉयफुल इवेंट, मतलब कुछ भी अच्छा स्पेशल इंपॉर्टेंट हुआ होगा उसके लिए याद रखना। सो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 134 सेज द पुअर सबऑर्डिनेट्स आर मेड स्केपगोट्स बाय देयर सुपीरियर्स। स्केपगोट का मतलब होता है बलि का बकरा बनना। अगर आपने धमाल देखी हो, उसमें मानव आगे आ जाता है, बाकी तीनों पीछे चले जाते हैं, तो बार बार बेचारा मानव फंस जाता है। अब कहता ना कैसे मैं ऐसी सिचुएशंस में ऑटोमेटिकली आगे आ जाता हूं, तो वही वाला मतलब प्रॉब्लम्स कोई और क्रिएट करे, फंस कोई और जाए, जो फंस रहा है उसको स्केपगोट बोलते हैं, हिंदी में दैट इज बलि का बकरा। चलो, सो पनिश्ड फॉर अदर्स मिसडीड्स, डेवलप पुअर रिलेशंस, treated humbly and respectfully, scolded with arrogant reactions। क्या हो जाएगा? punished for others misdeeds। second, third and fourth would be out। See, ये सारे idioms के origins I can tell you, but फिलहाल अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत स्ट्रेच हो जाएगी क्लास, तो जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ, वो मैं जरूर बताऊंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 135 पे आते हैं। 135 says the little girl with her flawless performance stole the show। अभी steal the show is a very common idiom, जिसका मतलब होता है इतना इंप्रेसिव सा परफॉर्म करना कि लोग बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाए। तो फॉर दैट इट stole the show या steal the show। ऑप्शन 1 है stole something from the show। अरे नहीं, बिल्कुल चोरी नहीं कर रहा है। crept into the show, चुपके से शो के अंदर आ गई, बिल्कुल बाहर हो जाएगा। 3 won everybody's praise, अच्छा है। disappeared from the show, fourth is out। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 वन एवरीबडीज प्रेज, मतलब सबकी आंखों का तारा बनना या फिर सबकी नजरों में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट गेन करना, इसको बोलते हैं स्टोल द शो या स्टील द शो। 136 पे वी हैव जॉन्स ऑफर ऑफ हेल्प वाज टर्न डाउन बाय द पुलिस। टर्न डाउन का मतलब होता है मना कर देना। ये बहुत जेंटल तरीका है किसी चीज को, किसी नेगेटिव चीज को बोलने का। जैसे आई टर्न डाउन द ऑफर, मतलब मैंने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, है ना। रिजेक्ट थोड़ा सा नेगेटिव है, बट टर्न डाउन इज अ पॉजिटिव वे ऑफ सेइंग नेगेटिव थिंग। तो टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? मना कर देना। तो सेंट बैक, ट्विस्टेड अराउंड, रिफ्यूज एंड handed over, it would be option number 3 that is refuse। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ बाहर हो जाएगा। चलिए 137 पे आते हैं। 137 says having no arguments to defend his point,
द स्पीकर बिगैन टू बीट अबाउट द बुश, मतलब इधर उधर की बातें करने लग जाना, है ना। फर्स्ट सेज वंडर अक्रॉस द वर्ड्स, मतलब जो शब्द यूज करने थे उसके आसपास यूज करने लगा। तो यहाँ पे वर्ड्स को यूज करने की बात नहीं हो रही है, बात को यूज करने की बात होगी, इसलिए फर्स्ट आउट है। सेकंड से स्पीक इन अ हैफहैज़र्ड मैनर, मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहा है। हैफहैज़र्ड मैनर में बात करना थोड़ा सेंसलेस नहीं है, बात तो सही करेगा लेकिन घुमा के बात करेगा, तो टू इज ऑल्सो आउट। थ्री से स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, मतलब घुमा घुमा के बातें करना। मेक यूज ऑफ इररिलेवेंट रेफरेंस, अब रेफरेंस ही समझ नहीं आ रहा है तो इररिलेवेंट रेफरेंस यूज करने से मतलब नहीं है। रेफरेंसेस तो रिलेवेंट ही होंगे लेकिन टू द पॉइंट बात नहीं होगी, आप समझ पा रहे हो। तो ये तीनों ऑप्शंस क्लोज कॉल लेने की कोशिश कर रहे थे बट फिलहाल ये किक आउट हो चुके हैं। द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, मतलब गोल गोल बातों को घुमा के, सर्कमलोक्यूशन जिसको बोलते हैं वही करना, ठीक है। 138 पे वी हैव द रेप्यूटेड कंपनी इज इन द रेड ड्यू टू द रिसेशन। देखो रेड कलर हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव दिखाता है। इफ अ कंपनी इज इन द रेड इट्स इन द लॉस, क्या हो जाएगा, इन द लॉस। ऑप्शन देखते हैं, पहला मेकिंग मनी, लूजिंग मनी, इन डेंजर, स्पेंडिंग मनी। देखो स्पेंडिंग मनी बाहर है, डेंजर का मतलब खतरा भी हो सकता है, मतलब मान लो कंपनी को कोई जान पूरी बेस से उनके खत्म करना चाहता हो, जान से मारना चाहता हूं वहां के लोगों को, वो वाला डेंजर भी हो सकता है। सो वी वोंट कंसीडर दिस। यहाँ पे रेड का मतलब लूज करने से ही है, सो मेकिंग मनी वुड बी द ऑपोजिट ऑफ दिस, सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज लूजिंग मनी, ठीक है। 139 पे आते हैं, दिस सेज द केनियन टीम प्रूव टू बी द डार्क हॉर्स इन द आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट। देखो ये छोटा सा है, बता देता हूँ। हॉर्स राइडिंग के टाइम पे क्या होता था कि लोग एक हॉर्स को स्पॉट कर लेते थे जिसके कहीं पे पैच होता था, बार बार उसी पे पैसा लगाया करते थे। तो एक ऐसा हुआ था इवेंट जिसमें सारे हॉर्सेस को एकदम सेम कर दिया गया था, मतलब सारे हॉर्सेस ब्लैक दौड़ रहे थे, सब ब्लैक, बिल्कुल डार्क ब्लैक सारे हॉर्सेस। अब लोगों को पता ही नहीं लग पाता था कि कौन सा हॉर्स जीत जाएगा। तब क्या निकला, छुपा रुस्तम नाम का एक इडियम बनाया गया। छुपा रुस्तम मतलब जिसकी कैपेबिलिटीज पता ही नहीं है, ओरिजिन इसका हॉर्सेस से ही था। तो अ डार्क हॉर्स कौन है, ऐसा आदमी जिसकी कैपेबिलिटीज नहीं पता है। जब सारे हॉर्सेस सेम दिख रहे हैं कोई सा भी जीत सकता है। उस टाइम से अ डार्क हॉर्स है द डार्क हॉर्स या फिर अ ब्लैक हॉर्स, दोनों सेम है। द डार्क हॉर्स या द ब्लैक हॉर्स, दोनों का मतलब सेम होता है। ऐसा कोई जिसकी कैपेबिलिटीज हिडन है, आपको नहीं पता, उसको डार्क हॉर्स या ब्लैक हॉर्स बोलते हैं। फर्स्ट इज अ स्ट्रॉन्ग इंट्रूडर, अ स्किल्ड टीम, द मोस्ट पावरफुल या अनएक्सपेक्टेड विनर। इट वुड बी ऑप्शन नंबर 4। पहला, दूसरा और तीसरा बाहर हो जाएगा, ठीक है। चलो 140, द पीस ऑफ पेरेंटल प्रॉपर्टी हैज क्रिएटेड बैड ब्लड बिटवीन द टू ब्रदर्स। बैड ब्लड मतलब एक दुश्मनी वाला सिचुएशन हो जाना। पहला है इम्प्योर रिलेशन, इल मैच टेम्पर्ड, एक्टिव एनमिटी, बैड पेरेंटिंग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, एक्टिव एनमिटी, मतलब दुश्मनी वाले सिचुएशन में या बहुत एक्सट्रीम एंगर में आ जाना। लेकिन बेटर ऑप्शन अवेलेबल है तो वी वुड गो विद एक्टिव एनमिटी, ठीक है। 1, 2 एंड 4 वुड बी किक्ड आउट। तो दीज वर द 40 क्वेश्चंस फॉर टुडे। लेट्स मूव टू क्विज सेक्शन। देखते हैं 10 क्वेश्चन देता हूं, आप ऑप्शंस में, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कितनों के सही आंसर दे पाते हैं। चलिए, so let's get to quiz time. First, since you could not accept a timely warning, it's no use repenting now. Why cry over spilt milk? ये idiom है, cry over spilt milk. Option है cry over irreparable loss, to regret uselessly, cry needlessly and feel guilty of. बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, do not lose your head when faced with a difficult situation. First is forget anything, second is neglect anything, third is panic and fourth is get jealous. Perfect. थर्ड है सेंटेंस आपके पास में, when I entered the house everything was at sixes and sevens. फर्स्ट ऑप्शन है a quarrel among 6 or 7 people, second is to have 6 or 7 visitors at a time, third says in disorder or confusion, fourth says an unpleasant argument. Question number 4 is his arguments cut no ice with me. First is had no influence on me, second says did not hurt me, third says did not benefit me and fourth says did not make me proud. Question number 5 कह रहा है the carrot and stick policy pays dividends in every organization. First says fair and foul, second says continuous vigilance, third is democratic and fourth is reward and punishment. Question number 6 says unless you grease his palms he will not do your work. पहला है talk to him, flatter him, beat him या bribe him. ऐसा रेफरेंशियल एक इडियम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, so try to answer it definitely. Question number 7 says this place affords a bird's eye view of the green valley below. First is a beautiful view, a narrow view, an overview and an ugly view. Question number 8 कह रहा है build castles in the air. सिर्फ idiom ही यहाँ पे underlined है. First is waste time, daydream, build houses and work hard. Question number 9 says to hit below the belt. Idiom है hit below the belt. First is to punish, to tie with a belt, to hit with a belt and to attack unfairly.
लास्ट क्विज क्वेश्चन है आपके सामने. नंबर 10 says to explore every avenue. First is to search all streets, to scout the wilderness, to find adventure, to try every opportunity. So these were the 10 questions that I'll be revealing the answers of in next class. Till then, thank you. Have a nice time.